नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हम पढ़ेंगे संधि। संधि तो संधि सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्या। तो कभी कभी ध्वनियाँ इतनी निकट आ जाती है, यानी कि कभी कभी ध्वनियाँ इतनी पास में आ जाती हैं कि वे अलग अलग सुनाई न दे करके, दोनों अलग अलग सुनाई नहीं दे करके एक अन्य ध्वनि का रूप धारण कर लेती है। दोनों अलग अलग सुनाई नहीं देती, वो एक ही रूप दिखाई देता है। इस प्रकार दो वर्णों के बीच बाधा रहित मेल हो जाता है। दो वर्णों के बीच बाधा रहित, मुसीबत या प्रॉब्लम रहित मेल हो जाता है, जुड़ाव हो जाता है। तो व्याकरण में इस प्रकार का मेल या जुड़ाव संधि के नाम से जाना जाता है। यदि हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा होगी इसकी, देखिए दो वर्णों की परस्पर मेल से दिख रही है, होने वाले परिवर्तन को संधि वर्णों के मेल से, ये परिभाषा दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या बदलाव, परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण दे रखा है, सम प्लस तोष, क्या बना? संतोष। वैसे ही अगला उदाहरण है देव प्लस इंद्र, देवेंद्र। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो अलग अलग वर्ण आपस में जुड़े हैं और एक नया वर्ण का निर्माण किया है। लेकिन दोनों वर्ण जुड़ करके जो नया वर्ण का निर्माण किया है, वहाँ पर दोनों वर्ण अलग अलग दिखाई नहीं देता है। वो नया रूप धारण कर लिया उसने और वो पूर्ण रूप से एक ही वर्ण या एक ही शब्द दिखाई पड़ रहा है या सुनाई पड़ रहा है। अब परिभाषा के बाद अब हम पढ़ते हैं संधि के भेद या प्रकार। तो हिंदी व्याकरण में संधि मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। पहली है स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि और तीसरी है विसर्ग संधि। ये मुख्य तीन प्रकार हैं। फिर आगे चल करके हम स्वर संधि के फिर प्रकार पढ़ेंगे, लेकिन मुख्य ये तीन प्रकार ही होते हैं। जैसा कि हमने बताया कि स्वर संधि के फिर प्रकार है, तो ये स्वर संधि के 5 प्रकार आपको दिख रहे हैं। इसमें पहला प्रकार है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि और चौथा है यण संधि और पांचवा स्वर संधि का अंतिम प्रकार अयादि संधि। तो ये 5 प्रकार स्वर संधि के प्रकार है। मुख्य 3 प्रकार और स्वर संधि के 5 प्रकार। अब हम स्वर संधि की परिभाषा पढ़ रहे हैं। तो दो स्वरों के योग से, देखिए स्वर से ही पता चल रहा है कि इस संधि के अंदर स्वरों का योग होगा, जुड़ा होगा। तो परिभाषा भी आप देख सकते हैं, दो स्वरों के योग से जो परिवर्तन, बदलाव या विकार उत्पन्न होता है या होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। यानी कि वे संधि जिसमें दो स्वरों का योग हो रहा है, दो स्वरों का जुड़ाव हो रहा है, वहाँ पर स्वर संधि होगी। उदाहरण आप देख सकते हैं, विद्या प्लस आलय, विद्यालय। यहाँ पर दिख रहा है आपको कि विद्या के अंदर आ और आलय के अंदर आ, दोनों का जुड़ा हुआ और आ का निर्माण हुआ। उसी प्रकार मुनि प्लस इंद्र में ई और ई जुड़ करके बड़ी ई का निर्माण हुआ है। अन्य उदाहरण की हम बात करें तो मत प्लस अधिकार, मताधिकार। कला प्लस आकार, कलाकार। दोनों में आ जुड़ा है और आ का निर्माण हुआ है। कवि प्लस इंद्र, कविंद्र। दोनों में ई का जुड़ा हुआ है और बड़ी ई का निर्माण हुआ है। योगी प्लस इंद्र, योगेंद्र। भानु प्लस उदय, भानुदय। यहाँ पर उ जुड़ करके बड़ा उ का निर्माण हुआ है।
अब हम पढ़ेंगे स्वर संधि का पहला प्रकार दीर्घ संधि। तो परिभाषा देख लेते हैं। जब अ आ के साथ अ आ हो तो आ बनता है। अ आ के साथ अ आ हो तो आ बनता है। और जब ई के साथ ई हो तो ई बनता है। जब ऊ के साथ ऊ हो तो ऊ बनता है। अर्थात जब दो सुजातीय स्वर आपस में आकर दीर्घ सुजातीय स्वर का निर्माण करे तो वहाँ दीर्घ संधि होती है। यानी कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि दीर्घ बड़ा सुजातीय स्वर होना चाहिए। एक ही जाति के दोनों स्वर होने चाहिए और दोनों मिलकर के बड़ा स्वर बनता है, वो भी सुजातीय ही होगा, वहाँ पर दीर्घ संधि होगी। अब हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। धर्म प्लस अर्थ धर्मार्थ। यहाँ पर देख सकते हैं हम अ और अ जुड़ करके आ का निर्माण हुआ है। यानी कि दोनों सुजातीय स्वर है और आ का निर्माण हुआ है। पुस्तक प्लस आलय, यानी कि अ और आ जुड़ा है और पुस्तकालय, इसका मतलब आ का निर्माण हुआ है। अगला उदाहरण देख सकते हैं हम। गिरी प्लस ईस गिरीश, यानी कि ई जुड़ करके ई का निर्माण हुआ है। भानु प्लस उदय ऊ जुड़ करके ऊ का निर्माण हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सुजातीय स्वर है, यानी कि यहाँ पर सुजातीय स्वर होना जरूरी है। अब हम पढ़ रहे हैं स्वर संधि का दूसरा प्रकार गुण संधि। यहाँ पर आप परिभाषा देख सकते हो, डेफिनेशन देख सकते हो। जहाँ अ आ के साथ ई हो तो ए बनेगा। देखिए अ आ के साथ ई हो तो ए बनेगा, तथा ऊ हो तो ओ बनेगा। समझ रहे हो? ई हो तो ए बनेगा और ऊ हो तो ओ बनेगा। और यदि री हो तो क्या बनेगा? अर बनेगा। और जब यहाँ या जब जहाँ ऐसी परिस्थिति हो, ऐसी स्थिति हो, तो वहाँ गुण संधि होगी। कौन सी संधि होगी? गुण संधि। अब हम गुण संधि के उदाहरण देख लेते हैं। नर प्लस इंद्र नरेंद्र। ध्यान रखिएगा, नर अ मिल रहा है और इंद्र के अंदर ई मिल रहा है, तो क्या बना? ए का। आप अपनी परिभाषा में देख सकते हैं अ आ के साथ ई हो तो ए का निर्माण होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नर प्लस इंद्र के अंदर अ और ई है और दोनों जुड़ करके ए का निर्माण हुआ, तो क्या बना? नरेंद्र। ऐसे ही आगे देख सकते हैं ज्ञान प्लस उपदेश ज्ञानोपदेश अ और उ जुड़ करके ओ का निर्माण हुआ है। ऐसे ही देव प्लस ऋषि देवर्षि अ और री अर का निर्माण। अब हम पढ़ रहे हैं स्वर संधि का तीसरा प्रकार वृद्धि संधि। नाम से पता चल रहा है कि बढ़ोतरी होगी, वृद्धि होगी। तो परिभाषा देख लीजिए। जब अ आ के साथ ए हो, जब अ आ के साथ ए हो तो आई तथा ओ हो तो आउ बनता है, उसे हम वृद्धि संधि कहते हैं। उदाहरण देख सकते हैं आप। मत प्लस एकता मत एकता, यानी कि अ और ए के साथ ए जुड़ा तो ऐ का निर्माण हुआ है। ऐसे ही महा प्लस ओज महोज आ के साथ ओ जुड़ा और औ का निर्माण हुआ है। एक प्लस एक अ के अंदर ए जुड़ा और ए का निर्माण हुआ, एक एक। अब हम पढ़ रहे हैं स्वर संधि का चौथा प्रकार यण संधि। देखिए यहाँ पर जब ई के साथ अन्य स्वर आए, किसके साथ? ई या ई के साथ अन्य स्वर आए तो य किसका निर्माण होता है? य का। तथा ऊ के साथ अन्य स्वर आने पर व का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा, ई के साथ अन्य स्वर आता है तो य बनता है और ऊ के साथ अन्य स्वर आता है तो क्या बनता है? व बनता है। एवं
री के साथ यदि री हो तो उसके साथ कोई अन्य स्वर आता है तो र का निर्माण होता है। उदाहरण आप देख सकते हो, इति प्लस आदि, इत्यादि। देखिए यहाँ पर ई के साथ क्या जुड़ा है, आ जुड़ा, यानी कि ई के साथ अन्य स्वर आया है तो या बना। या क्यों बना है? क्योंकि आ आया है। यदि यहाँ पर अ होता तो य बनता, लेकिन आ है इसलिए यहाँ पर क्या बना, या। ऐसे आगे देखिए, अनु प्लस अय, अन्वय। यहाँ पर देखिए ऊ के साथ अन्य स्वर आया है तो आप परिभाषा में देख सकते हैं कि ऊ हो या ऊ हो तो व का निर्माण होता है। तो यहाँ पर व का निर्माण हुआ है और क्या बना नया शब्द, अन्वय। क्या बन गया, अन्वय, यानी कि व का निर्माण हुआ है। ऐसे ही अन्य उदाहरण हम देखते हैं। दूसरे उदाहरण में हम देखेंगे अति प्लस अधिक। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ई और अ जुड़ा है अति प्लस अधिक में, तो क्या बना, अत्यधिक। इति प्लस आदि, इत्यादि। ऊपरी प्लस उक्त, यहाँ पर देखिए ऊ के साथ ई के साथ ऊ जुड़ा है तो उपर्युक्त बना है, यू बना है। नी प्लस ऊन, न्यून। प्रति प्लस एक, प्रत्येक। सु प्लस अच, स्वच्छ। ऊ के साथ अ जुड़ा है तो क्या बना, व, स्वच्छ। अब देखिए री वाला उदाहरण देख लेते हैं हम एक। री प्लस ऊ, रू का निर्माण। इसमें देखते हैं पितृ प्लस उपदेश, पितृपदेश। क्या बना, पितृपदेश। अब हम पढ़ रहे हैं स्वर संधि का 5वां प्रकार, अयादि संधि। ध्यान रखिएगा, अयादि संधि बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है और बहुत ही सरल संधि है। देखिए, जब ए आई ओ औ के साथ अन्य स्वर आए, ए आई ओ औ के साथ अन्य स्वर आए तो ए का क्या बनेगा, अय बनेगा, और आय का क्या बनेगा, आय बनेगा, और ओ का औ बनेगा तथा औ का आव बन जाता है। वहाँ अयादि संधि होती है। परिभाषा पर ध्यान दीजिएगा। ए का क्या बनेगा, अय बनेगा, और आय का क्या बनेगा, आय बनेगा, और ओ का औ बनेगा, और औ का आव बनेगा। ये 4 वर्ड जो है, 4 शब्द जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पर ध्यान रखिएगा। वहाँ पर अयादि संधि होती है। ये चारों शब्द यदि आपको समझ में आ गए या आपने समझ लिया तो अयादि संधि पूरी की पूरी अच्छे से समझ में आ जाएगी। आप कहीं पर भी अटकोगे नहीं, प्रॉब्लम आपको कभी नहीं पड़ेगी। ये 4 शब्द इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कौन कौन से? ए के साथ यदि अ जुड़ता है तो आय बनेगा, और आय के साथ अ जुड़ता है तो आय बनता है, और ओ के साथ यदि अ जुड़ता है तो औ बनता है, और औ के साथ यदि अ जुड़ता है तो आव का निर्माण होता है। ये चारों शब्द बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण है। इन चारों शब्दों को आप याद रखेंगे तो अयादि संधि आपकी पूरी की पूरी याद हो जाएगी, आप कभी भी कहीं नहीं अटकोगे। अब हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। तो इसमें पहला उदाहरण दे रखा है ने प्लस अन, नयन। अब यहाँ पर आप अच्छे से समझ सकते हो कि देखिए ने के अंदर ए है और अन के अंदर अ है, तो क्या निर्माण हुआ, अय का। और अय जो है आप नयन के अंदर देख सकते हैं कि अय बना। अब देखिए आगे नय प्लस अक, नायक। ध्यान रखिएगा, पहले वाले में ए था, यहाँ पर अय है, और अय के साथ क्या जुड़ा है, अ। अक के अंदर क्या है, अ, तो क्या बना, आय। अब देखिए नायक वर्ड के अंदर आय आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा कि यहाँ पर आय आया है। ओके, पहले वाले में ए और अ था, यहाँ पर अय और अ है। अब देखिए तीसरा शब्द या तीसरा उदाहरण देखिए, पो प्लस अन, क्या बना, पवन। ध्यान रखिएगा यहाँ पर ओ है और ओ के साथ अ जुड़ा है। अन के अंदर क्या है, अ, पो के अंदर क्या है, ओ और अ जुड़ा है,
तो निर्माण किसका होना चाहिए? औ का। अब देखिए पवन, पवन के अंदर आप देख सकते हैं अच्छे से औ दिख रहा है, आपको दिख रहा है, तो किसका निर्माण हुआ? औ का, यानी कि पौ प्लस अन पवन। समझ में आ गया? अब देखिए अगला उदाहरण देख लेते हैं, आव का उदाहरण देख लेते हैं। पौ प्लस अक, पौ प्लस अक क्या बना? पावक। अब यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं औ, तो पौ प्लस अक क्या बना? पावक, यानी कि औ के साथ अ जुड़ा तो क्या बना? आव। क्या हो गया? पावक। क्या बना? पावक। आव का निर्माण हुआ है। अब आपको ये चारों शब्द अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये 4 शब्द ऐसे हैं जो अयादी संधि को पूरी को कंप्लीट कर देते हैं, पूर्ण कर देते हैं। ये चारों शब्द आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये चारों शब्द पर ही पूरी अयादी संधि टिकी हुई है। अब हम अन्य उदाहरण और देखते हैं, दूसरे उदाहरण देखते हैं। तो गए प्लस इका, गए प्लस इका क्या बना? गाय का। यहाँ पर क्या क्या मिला है? ए और आई के साथ ई बिना ई मिला तो आई बना गाय का। क्या बना? गाय का। अगला उदाहरण हम देखते हैं, बहु प्लस ऊ। इसका उदाहरण देखते हैं, बहु प्लस ऊक, बहु प्लस ऊक। यहाँ पर देखिए औ और ऊ क्या बना? आव, भावुक। क्या बना? भावुक। यानी कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? आव, आव इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर वो क्यों बना? क्योंकि आपके सामने स्वर कौन सा है? ऊ का स्वर है। ऊ स्वर होने की वजह से ऊ बना। ओके, तो स्वर का भी आपको ध्यान रखना होगा। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। अब तक हमने जो 5 संधियाँ पढ़ी हैं वो स्वर संधि के प्रकार थे। कौन कौन से? स्वर संधि का पहला दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादी। ये 5 स्वर संधियों के प्रकार थे जो हमने पढ़ा। यानी कि जो संधियाँ मुख्य हमने 3 संधियाँ देखी थी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इन 3 संधियों के अंदर पहली संधि कौन सी? स्वर संधि, वो हमने पूरी पढ़ ली है। और इस स्वर संधि के अंदर 5 प्रकार थे, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादी। ये 5 प्रकार हम पढ़ चुके हैं। अब हम संधि का दूसरा प्रकार, कौन सा? दूसरा व्यंजन संधि हम पढ़ेंगे। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। अब देखिए व्यंजन संधि की परिभाषा, जब व्यंजन को व्यंजन, ध्यान रखिएगा स्वर संधि के अंदर दोनों स्वरों का मेल हो रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या अंतर है वो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर व्यंजन आ रहा है। जब व्यंजन को व्यंजन या स्वर के साथ मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, पहले तरफ व्यंजन ही होगा, दूसरी तरफ व्यंजन या स्वर, दोनों में से एक हो सकता है। लेकिन स्वर संधि के अंदर क्या शर्त थी? दोनों तरफ स्वर ही होंगे। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या शर्त है? पहली तरफ व्यंजन ही होगा, दूसरी तरफ व्यंजन भी हो सकता है और स्वर भी हो सकता है। लेकिन अगर पहली तरफ अगर व्यंजन आ रहा है तो वो निश्चय ही व्यंजन संधि होगी। इसलिए परिभाषा को अच्छे से समझ लीजिएगा कि जब व्यंजन को व्यंजन या स्वर के साथ मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण आप देख सकते हैं, दे रखा है यहाँ पर, जगत प्लस नाथ क्या बना? जगन्नाथ। यहाँ पर त देख लीजिए, व्यंजन है, हलंत है, देख लीजिए आप, त को लंगड़ा बना रखा है हमने, ये क्या है? व्यंजन है। यहाँ पर स्वर नहीं है। यदि ये हलंत नहीं होता तो यहाँ पर क्या होता? अ होता, और अ क्या है? स्वर है।
तो फिर ये स्वर संधि हो जाती, व्यंजन नहीं होती। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए, त हलंत है, त को लंगड़ा कर रखा है, इसमें से अ को हमने निकाल दिया है, तो पीछे क्या बचा है? व्यंजन। तो त व्यंजन है और आगे न है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि त और न मिलने से क्या बना? न। ओके, तो आधा त जो है वो किस में परिवर्तित हो गया? न के अंदर। किस में? न के अंदर। और न कैसा है? वो आधा है। कैसा है? आधा। क्यों? क्योंकि त भी हमारा व्यंजन है, तो न भी व्यंजन ही होना चाहिए। तो क्या बना? व्यंजन न। तो क्या बना? जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ। क्या बना? जगन्नाथ। ओके, अगला उदाहरण देखिए, सत प्लस जन। क्या बना? सज्जन। यहाँ पर भी वही परिस्थिति है, आधा त है और आगे ज है। तो त किस में बदल गया? ज के अंदर। कैसा ज? आधा ज, यानी कि व्यंजन। क्या बना? सज्जन। यानी कि आधा त और ज बना, मिला तो आधा ज और ज का निर्माण हुआ है। इस प्रकार से क्या बना? सत प्लस जन, सज्जन। क्या बना? सज्जन। ऐसे ही आगे देखिए, दिक प्लस गज। क्या बना? दिग्गज। देखिए यहाँ पर क व्यंजन है और ग है, तो व्यंजन क और ग मिलने से क्या बना? व्यंजन क का व्यंजन घ में परिवर्तन हो गया और क्या बना? दिग्गज। इस प्रकार से ये व्यंजन संधि है। अब आप अन्य उदाहरण और देख सकते हैं। तत् प्लस अनुसार। तत् प्लस अनुसार क्या बनेगा? तदनुसार। क्या बनेगा? तदनुसार। उसी प्रकार अन्य उदाहरण और भी देख सकते हैं। उत प्लस चारण क्या बनेगा? उच्चारण। अब हम पढ़ रहे हैं विसर्ग संधि, यानी कि मुख्य 3 संधियों का तीसरा पार्ट विसर्ग संधि। पहला हमने स्वर संधि पढ़ा, दूसरा हमने व्यंजन संधि पढ़ा और अब हम पढ़ रहे हैं विसर्ग संधि। नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर विसर्ग आएगा। ओके, अब हम परिभाषा देख लेते हैं। विसर्ग के बाद, किसके बाद? विसर्ग के बाद। विसर्ग होना जरूरी है, पहली साइड, पहली तरफ विसर्ग होना जरूरी है। विसर्ग के बाद जब स्वर या व्यंजन आ जाए, देखो स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? पहली साइड, पहली तरफ विसर्ग होना जरूरी है। इनकी विसर्ग के बाद जब स्वर या व्यंजन आ जाए तब जो परिवर्तन होता है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आ जाए और तब परिवर्तन या बदलाव या चेंजिंग जो होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। क्या कहेंगे हम? विसर्ग संधि। बस ध्यान रखिएगा, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन हो तो वहाँ पर विसर्ग संधि होगी। उदाहरण हम देख सकते हैं, मनः प्लस अनुकूल। देखिए यहाँ पर मनः के अंदर विसर्ग है और आगे स्वर है। हमने परिभाषा में पहले ही कहा है कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, लेकिन विसर्ग होना इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर विसर्ग है और सामने क्या है? स्वर है। तो क्या बना? मनोनुकूल। विसर्ग और अ जुड़ा तो क्या बना? ओ बना। क्या बन गया? मनोनुकूल। अब देखिए ये तो स्वर था, अब हम एक व्यंजन का उदाहरण भी देख लेते हैं। नी प्लस पाप, विसर्ग है, आगे क्या है? प। पा, पा क्या है? व्यंजन है। अब आप देख सकते हैं नी प्लस पाप, निष्पाप। बन गया निष्पाप। विसर्ग के बाद व्यंजन, पहले स्वर। ठीक है, तो नी प्लस पाप, निष्पाप। विसर्ग किस में बदल गया? स में। ये कौन सा स है? षटकोण का स। ओके, अगला उदाहरण भी देख सकते हैं हम। नी प्लस चाय। नी प्लस चाय क्या बना? निश्चय। आप देख सकते हैं विसर्ग के बाद च आया है, व्यंजन आया है। ओके, तो विसर्ग किस में बदल गया?
स में, जिसे आप आम भाषा में सलगम वाला स कहते हैं, उस स के अंदर परिवर्तित हो गया। तो क्या बना? निश्चय। क्या बना? निश्चय। तो अब हम ये संधि पूरी पढ़ चुके हैं। संधि के 3 प्रकार, स्वर, दूसरा व्यंजन, तीसरा विसर्ग, तीनों संधि हम पढ़ चुके हैं। और स्वर संधि के 5 प्रकार हमने पढ़े थे। कौन कौन से? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। इस प्रकार से हम तीनों संधियाँ पढ़ चुके हैं। धन्यवाद।